welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss 21st June 2019 पेपर फर्स्ट. गाइस, यदि आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. ये वीडियो है हमारा पार्ट थर्ड है. पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यदि आपने हमारे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लेना. इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 21 जून 2019 के सेकंड शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको एक बेसिक रफ आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी आस्क करता है. तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस. सुपरवाइजर जो हमारे सुपरवाइजेशन को आप बोल सकते हैं कि अजय जो गाइड है हमारा या सुपरवाइजर है, जब हम थीसिस या बनाते हैं कोई भी रिसर्च पेपर या रिसर्च वर्क रेडी करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेशन है हमारे थीसिस के ऊपर वो क्या हमें क्या प्रोवाइड करता है. ऑप्शन ए है हमारा गिव्स नेम एंड फेम टू द सुपरवाइजर. ऑप्शन बी है क्लियर्स डिफरेंट बोटलनेक्स इन द सिस्टम. ऑप्शन सी है गिव वेटेज टू द स्कॉलर्स वर्क एंड ऑप्शन डी है इंश्योर ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क. देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी, बिकॉज जो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है क्या ये सुपरवाइजर को नेम या फेम प्रोवाइड कराता है क्या. यदि वो बेसिकली हमें सबसे पहले चलो ये समझते हैं कि सर्टिफिकेशन का मीन यहाँ पे क्या है थीसिस के अंदर. तो जब भी आप कोई भी थीसिस वर्क रेडी करते हैं या फिर आप अपने जो मास्टर्स में डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क रेडी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो आपके गाइड होते हैं वो एक आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लिखा होता है दिस इज सर्टिफाइड दैट. तो ये जो पूरा सर्टिफिकेशन है कि आपने उनके अंडर में वर्क किया है, जो आपने डाटा लिया है वो सभी ओरिजिनल है, आपने कहीं से भी प्लेगरिज्म का यूज़ नहीं किया या कोई भी आपने जो फैक्ट्स वहाँ पे लिखे हैं वो फॉल्स नहीं है. तो ये सब क्या प्रोवाइड कराते हैं आपके वर्क को क्या देते हैं, ओरिजिनलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसे हम बोल सकते हैं ऑथेंटिसिटी या ओरिजिनलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी. और यहाँ पे जो बी एंड सी ऑप्शन है वो देखिए क्या बोल रहे हैं एक बार देख लीजिए. गिव्स वेटेज टू स्कॉलर वर्क. देखिए अलग से कोई वेटेज नहीं देता कि इसका जो सर्टिफिकेशन है वो आपको अलग से आपके रिसर्च पेपर में मार्क्स प्रोवाइड कराता है, ऐसा कोई सीन नहीं है. और ना ही कोई बोटल नेक्स प्रोवाइड जो सिस्टम के अंदर बोटल नेक्स है उनको क्लियर करता है. तो इसका आंसर कहीं बहुत ही सिंपल वे से हो जाएगा एंश्योर योर ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क. की जो आपका जो काम आपने किया है थीसिस के अंदर, जो आपने रिसर्च करी है, कोई आपने रिसर्च पेपर बनाया है वो आपकी ओरिजिनलिटी शो करता है कि आपने जो भी फैक्ट्स लिए हैं वो कहीं भी आपने फॉल्स नहीं है, या जो आपने डाटा लिया है वो खुद से बनाया, किसी का आपने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है. तो ये जो सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है वो आपको ये सब प्रोवाइड करता है. देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रपोजिशन. देखिए जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार इस यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रपोजिशंस को लेके, आपके जो भी स्क्वायर ऑफ पोजीशन है यहाँ से लेके. तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रपोजिशन है. चारों ही ऑप्शंस को हम समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वहाँ एक है यूनिवर्सल और एक है पर्टिकुलर. यूनिवर्सल का मीन्स आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जिसमें पूरा यूनिवर्स मतलब आप सभी चीज़ें इसके अंदर आप समायोजित कर सकें, सभी चीज़ें निकाल सकें. जहाँ पे सभी मतलब यूनिवर्स मतलब हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से वर्ल्ड सभी का समायोजन है या उनका नियोजन है, जब उसको निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव और अफर्मेटिव. तो यूनिवर्सल पॉजिटिव का मीन्स क्या है, इट डिनोट्स इंक्लूजन. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि सभी को समायोजित करता है. एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो क्वेश्चन से ही रिलेट करके लिया है जिससे कि आपको थोड़ा और इजी हो जाए क्वेश्चन को समझना. तो एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑल चिल्ड्रन आर ग्रेडी. तो यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चे लालची होते हैं, या फिर हम ले सकते हैं कि ऑल मैन आर फुलिश. कुछ भी हम ऑल जहाँ पे है ऑल मैन आर फुलिश, तो ये किसका एग्जाम्पल है यूनिवर्सल पॉजिटिव का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सभी को वो समायोजित कर रहा है, मतलब सभी को लेके वो क्या बोल रहा है कि सभी क्या है एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि सही है. तो हम जैसे बोल सकते हैं कि ऑल गर्ल्स आर स्ट्रॉन्ग. तो ये क्या है सभी क्या है, सभी को लेके क्या है, सभी को लेके एक प्रपोजिशन है जो कि एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, एक सकारात्मक वे में जा रहा है. तो ये किसका पार्ट है यूनिवर्सल पॉजिटिव का. देन देखते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव. तो यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, इट डिनोट्स एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन इसका जस्ट अपोजिट है किसका, यूनिवर्सल पॉजिटिव का. वहाँ पे क्या था वो इंक्लूजन को डिनोट करता है, समायोजन को, और यहाँ क्या है एक्सक्लूजन. वहाँ पे मतलब एक तरीके से कोई भी नहीं है, वो क्या बोलता है सभी बच्चे लालची, और ये क्या बोलता है कोई भी बच्चा लालची नहीं है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नो चाइल्ड आर ग्रेडी. कोई भी बच्चा लालची नहीं है,
है, कोई भी जो लोग हैं वो मूर्ख नहीं है, हम इसका कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देन देखते हैं हम क्या है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल हमने पढ़ लिया, दो टाइप के होते हैं बेसिकली, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल के हमने दो टाइप पढ़े, यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। जहाँ पे भी संपूर्ण को लेके किसी भी पॉजिटिव फैक्टर की बात आ जाए तो वो क्या है यूनिवर्सल, एंड कहीं भी लेके जो नेगेटिविटी की बात आ जाए ऐसा नहीं है तो वो क्या है यूनिवर्सल नेगेटिव। देन देखते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रपोजिशन। या पर्टिकुलर प्रपोजिशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव में क्या है, यूनिवर्सल में हम सभी को समायोजित करते हैं, पर्टिकुलर में क्या है कुछ हमारा, मतलब पर्टिकुलर थिंग्स या पर्टिकुलर पीपल या पर्टिकुलर जो भी हमारा जो प्रपोजिशन के अंदर सब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं पर्टिकुलर, कुछ जो है हमारा यूज करते हैं। जैसे इट डिनोट्स पार्शियल इंक्लूजन, ये है कुछ जो है हमारा उसी को इंक्लूड करता है, जबकि यूनिवर्सल में क्या था वो सभी को इंक्लूड करता है, और पर्टिकुलर में क्या है इट डिनोट्स पार्शियल इंक्लूजन, मतलब कुछ जो पार्ट है उसी को इंक्लूड करता है, समायोजन करता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सम चिल्ड्रन आर ग्रीडी, जैसे कि कुछ बच्चे लालची हैं। हमने यूनिवर्सल में क्या पढ़ा था कि सभी बच्चे लालची, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कुछ बच्चे लालची। तो ये क्या कर रहा है, कुछ का क्या कर रहा है इंक्लूजन कर रहा है, मतलब कुछ जो बच्चे हैं उनको क्या कर रहा है समायोजित कर रहा है, उनका जो पॉजिटिव वे में या सकारात्मक वे में हम कहें उसके अंदर इसको लेके जा रहा है। देन है पर्टिकुलर नेगेटिव, इट डिनोट्स पार्शियल एक्सक्लूजन। ये क्या डिनोट करता है पार्शियल एक्सक्लूजन, मतलब ये कुछ को बाहर निकाल देता है, कुछ के लिए नेगेटिविटी शो करता है। एग्जाम्पल लेते हैं सम चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी, कि कुछ बच्चे क्या है लालची नहीं है। जिसमें हमने समझ पा रहे हैं कि जैसे हमने जो पर्टिकुलर पॉजिटिव देखा तो इसके अंदर क्या देखा था कि कुछ बच्चे क्या है लालची है, उसके अंदर क्या है पॉजिटिव वे में जा रहा है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव वे में नकारात्मक वे में जा रहा है कि कुछ बच्चे क्या है लालची नहीं। आई होप आपको ये जो समझ आ गया होगा कि पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल क्या करता है सभी को समायोजित करता है, सभी का इंक्लूजन करता है और सभी को एक्सक्लूड करता है, जबकि पर्टिकुलर क्या करता है पार्शियल इंक्लूजन करता है, पार्शियली एक्सक्लूजन करता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम वापस। ऑल, तो गाइस क्वेश्चन है हमारा ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रपोजिशन। हमें बोल रहा है कि सभी बच्चे लालची नहीं है, लैंग्वेज पे फोकस करिएगा, क्या बोल रहा है सभी बच्चे लालची नहीं है। हमने क्या देखा था जहाँ पे सभी को मतलब यूनिवर्सल की बात हो रही है, संपूर्ण या सभी की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल नेगेटिव, हमें दोनों में से चूज करना है। तो यहाँ पे सभी की बात नहीं हो रही, साफ साफ बोला जा रहा है ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी, दैट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है कुछ की बात हो रही है, पार्शियल मतलब पार्ट्स की बात हो रही है, सभी को वो संपूर्ण को वो यहाँ समायोजित नहीं कर रहा है, या ऑल पीपल्स को वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। यहाँ किसकी बात हो रही है पार्शियल को इंक्लूड कर रहा है या पार्शियल को वो एक्सक्लूड कर रहा है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी यदि आप जाएंगे तो आपके दो ऑप्शन तो अपने आप क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन देखते हैं क्या बोल रहा है आर नॉट ग्रीडी, तो हमें क्या देखना है अफर्मेटिव है या अब देखना है हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं सी एंड डी, तो हमें क्या देखना है अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमने ऑप्शंस में क्या गिवन है ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी, सभी बच्चे क्या है लालची नहीं है, तो नेगेटिव हमें शो कर रहा है, नकारात्मक शो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने आप पर्टिकुलर नेगेटिव। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उसका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Basic principle of effective classroom communication is that one should adopt his/her own blank to the audience। हमें बोल रहा है कि बेसिक ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो किसी या मतलब बॉय और गर्ल उसको अडॉप्ट करना चाहिए ऑडियंस के थ्रू। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है एक्सेंट, देन है एक्सटीरियर, देन है मैसेज और देन है मैनरिज्म। सबसे पहले एक्सेंट का मीनिंग आप समझिए। एक्सेंट एक जनरली हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन में ही यूज होता है, लेकिन एक हम बोल सकते हैं किसी का ऐसा जो भाव है किसी के जिससे कि वो पता चले कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर रीजन का, जैसे कि हम कभी भी साउथ इंडियन से बात करते हैं, राजस्थानी से बात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है उनकी जो लैंग्वेज से कि हाँ ये साउथ इंडियन है या ये राजस्थानी है। या फिर कई लोग होते हैं कि जो पर्टिकुलर जब भी हम कई बार स्पीच देते हैं तो हम देखते हैं कुछ वर्ड्स पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये सब तो ये किसके एग्जाम्पल है एक्सटेंट के एग्जाम्पल है। देन देखते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में हम क्या देखते हैं कि एक्सटीरियर का मीनिंग है बाहरी रूप से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या है एक्सटीरियर। मैसेज आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन के अंदर
अंदर हम क्या पास करते हैं, कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, कम्युनिकेशन क्या है, एक एक्सचेंज है आइडिया, मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन का। देन है मैनरिज्म, तो मैनरिज्म क्या शो करता है, मैनरिज्म शो करता है कि सामने वाला जो पर्सन है, कोई भी पर्सन, उसके मैनर्स कैसे हैं या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। ये तो हमें क्या पूछ रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है इफेक्टिव क्लासरूम का, जिसे वन शुड अडॉप्ट हिज हर ओन ब्लैंक टू द ऑडियंस। तो इसका आंसर क्या होगा, मैसेज, क्योंकि जो हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल है एक बार हम और इन्हें स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है इफेक्टिव क्लासरूम के। अदरवाइज ऐसे भी आप एक जनरल सेंस से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए। जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करें या किसी से भी आप बात करें, कोई भी आइडिया एक्सचेंज करें, तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो मक्ड अप नहीं होनी चाहिए, वो एक क्लियर वे में होनी चाहिए। देन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज यदि आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो बैरियर का वर्क करेगी आपके कम्युनिकेशन के अंदर, या रुकावट बन जाएगी, जैसे सिमेंटिक बैरियर हम जिसे बोल सकते हैं। देन अटेंशन, अटेंशन होना चाहिए। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, किसी एक का ध्यान ही नहीं है, वो कहीं और देख रहा है या उसका सुनने पे फोकस नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर, स्पेशली टीचर पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स का पढ़ने में ध्यान नहीं है, तो कितना ही टीचर कितनी इफेक्टिव वर्क कर ले, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। देन है कंसिस्टेंसी, आप जो बोल रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं कि आप 10 मिनट बोले देन आपने 1 आवर का ब्रेक लिया, तो इससे तो क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे जो भी आप बोल रहे हैं सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। देन है टाइमलीनेस, एक टाइम की वो होनी चाहिए आपके पास पर्टिकुलर फाउंडेशन। देन है मैसेज, मैसेज होना चाहिए, बिकॉज विदाउट मैसेज या विदाउट आइडिया एंड विदाउट इंफॉर्मेशन यू कांट हैव कम्युनिकेशन। जब भी आपके पास कोई मैसेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं, तो आप क्या बात करेंगे। पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का मीन क्या है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए, तो उसी के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैसेज। ओके गाइस, देन देखते हैं वंश consider the example provided below. 3 there is no jar on the ground. Identify the means of knowledge phenomena involved in the example from the options given below. हमें बोल रहा है कि जो एग्जाम्पल गिवन है कि there is no jar on the ground. सॉरी गाइज, इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर जार टाइप होना भूल, एक सेकेंड गाइज, देयर इज नो जार, यहाँ पे है देयर इज नो जार, ठीक है, देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ नॉलेज फिनोमेना इन्वॉल्व इन द एग्जाम्पल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें बोल रहा है कि यहाँ जो ग्राउंड है उसके ऊपर कोई जार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमें इनमें से प्रणोमेना चूज करना है। जो प्रणोमेना है ये दिसंबर 2019 में रिसेंटली एडेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से जो हर अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन जरूर आस्क किए जाते हैं, तो आप इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने की नीड है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, आइडेंटिफाई द मीन्स। ये जो प्रणामांस गिवन है हमें, उनके अंदर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा प्रणाम यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट है अनुपलब्धि, देन है अर्थपट्टी, देन है अप्रत्यक्ष और देन है अनुमाना। देखिए सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इससे आपको इजी होगा समझने के अंदर। तो फर्स्ट है अनुपलब्धि, जिसे बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन इंग्लिश के अंदर। बाकी हिंदी जो मीनिंग है यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे है कि आप समझ सकते हैं। अनुपलब्धि का मीन्स हम कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि हमें किसी चीज़ की उपलब्धि नहीं है। दैट मीन्स नो जहाँ पे आ गया, नेगेटिव जो सेंस वहाँ पे आ गया, अनुपलब्धि, उस चीज़ की उपलब्धि नहीं है हमें। इट मीन्स नॉन रिकॉग्नाइजेशन और नॉन परसेप्शन एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग। इट मीन्स नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, किसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, जो नॉलेज है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है और कोई परसेप्शन नहीं है। तो जहाँ पे भी नॉट का सेंस आ जाए कि यार देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, देयर इज नो स्मोक इन द हाउस, तो ये क्या है, अनुपलब्धि है उसकी, मतलब हमें कोई नॉलेज नहीं है या कुछ नेगेटिव सेंस है, तो वो क्या है, हमारे अनुपलब्धि है। उसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नॉन एप्रीहेंशन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। देन देखते हैं अर्थपट्टी। अर्थपट्टी के अंदर क्या है, इम्प्लीकेशन है। इट रिक्वायर्स 2 थिंग्स, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सेकेंडली पोस्टुलेशन बेस्ड ऑन दैट फैक्ट। देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉलेज डिराइव्ड होती है किसी भी सर्कमस्टेंसेज के थ्रू। हमें पहले से इसकी कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेज के थ्रू हमें नॉलेज डिराइव्ड होगी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आप किसी फैट पर्सन
को देखते हैं तो आपको एक वो आप देखते हैं कि पूरे दिन में कुछ नहीं खा रहा, तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि वो रात में पूरी रात कुछ खाना खाता होगा, ठीक है। जबकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपका जो ये अर्थपट्टी है या जो आपकी इम्प्लीकेशन है वो रॉन्ग भी हो सकती है, हो सकता है उससे कोई डिजीज हो। या फिर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप दो बाइक देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी एक कोई गोल होता है या फिर कोई एक पॉइंट होता है, रेस होती है, तो आप देखते हैं जो आगे बाइक चल रही है वो सबसे पहले रीच करेगी। आप कहीं ना कहीं हम एग्जांपल लगाते हैं। तो ये क्या है, आप अपनी जो नॉलेज आपको पहले से नहीं है लेकिन सर्कमस्टेंसेज के थ्रू आपने जैसे ही फेट पर्सन देखा तो आपने क्या किया, एक एग्जाम आपने एक नॉलेज डिराइव करी तब की तब सर्कमस्टेंसेज के थ्रू, और उससे लगा के अपने जो कुछ ऑब्जर्वेशन बनाए फैक्ट्स के। जरूरी नहीं है कि वो क्या है रियल, मतलब आपके जो फैक्ट आपने जो ड्रॉ किए हैं वो ट्रू हो ही हो। तो ये क्या है, अर्थपट्टी का एग्जाम्पल है। देन देखते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में हम क्या देख सकते हैं, प्रत्यक्ष क्या है, हम जो रियल में कुछ देख रहे हैं आप उसे फील कर रहे हैं हमारे सेंसरी ऑर्गेनस के थ्रू, जैसे कि हियरिंग, स्मेल, सीन, टचिंग, टेस्टिंग। जो भी हम फील कर रहे हैं, हम रियल में देख रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का आप एक तरीके से परसेप्शन जिसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, और प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं वर्ड से ही आपको क्लियर है कि जो प्रत्यक्ष है, जो सामने आपको प्रतीत हो रहा है, प्रतीत नहीं सॉरी आपको दिख रहा है। देन देखते हैं अनुमान। अनुमाना का क्या मीनिंग है, अनुमान क्या है, इन्फ्रेंस है। आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसके अंदर आपको ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है। अनुमान और अर्थपट्टी में एक ही डिफरेंस है, वहां पे आप नॉलेज सर्कमस्टेंसेज के थ्रू ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे क्या है, आप नॉलेज किसके थ्रू ड्रॉ करते हैं, आपको ऑलरेडी किसी चीज पे प्रायर नॉलेज है। देखिए एग्जाम्पल पूरा देखते हैं। इन दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, information is not received as it is perceived, whether it is based on the deduction or what is inferred. We use anuman in our daily life when we don't have the exact information but we derive it from the available information. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज कीजिए आप कहीं पे भी स्मोक देखते हैं, कहीं पे भी धुआं देखते हैं, तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि ठीक है आग लग गई होगी इसलिए धुआं आ रहा है। तो वो क्या है, आप अपनी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपको फैक्ट नहीं पता रियल में क्या है और क्या नहीं है, आप कुछ एक अनुमान ड्रॉ कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हम जो भी अंदाजा लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों का अंदाजा लगाते रहते हैं। तो वो क्या है, अनुमान है, अंदाजा है, जिसे हम इन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं। देन है उपमान। उपमान हमारे तो उपमान क्या है, जब भी हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप कहीं ना कहीं आपने जैसे दो हमारे जैसे टाइगर और जो उसको कंपेयर कर रहे हैं आप, हमारे टाइगर और लॉयन को, या फिर आपने कुछ दो सेम टाइप की जो हमारे गाय हैं जैसे कि काऊ होती है हमारी, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेज होता है। तो आप उन दोनों को, आपको लग रहा है कि सेम है, आपको लग रहा है वो सेम है, और आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं एक अपनी नॉलेज के थ्रू, आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी जो प्रायर नॉलेज के थ्रू उनको कंपेयर कर रहे हैं। कहीं भी कंपेयर आ जाए तो वो क्या है, उपमान। मतलब उपमाना, आप इससे उपमा दे रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है, उपमाना का। ठीक है गाइस, अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, कंसिडर द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बिलो, देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, आइडेंटिफाई द मीन्स। हमें क्या है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई जार नहीं है, जार मैं यहाँ पे एक बार वापस लिख देती हूँ, देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड। तो क्या है, कोई भी जार नहीं है ग्राउंड के ऊपर, तो क्या है, अनुपलब्ध है, वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुपलब्धि। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद। कम्युनिकेशन जब हम किसी से करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी आप देखते हैं कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कहीं ना कहीं आपके मैनर्स, आपका जेस्चर, आपका कल्चर शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके वर्ड्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये भी देखा जाता है हमारे इंटरव्यूज वगैरह में। तो क्या बोल रहे हैं, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए इज कल्चर, ऑप्शन बी इज ए मूवी ऑडियंस, ऑप्शन सी इज ए क्लासरूम सिचुएशन एंड ऑप्शन डी इज सब्जेक्ट थॉट। तो देखते हैं सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज क्या है कम्युनिकेशन के अंदर। Body language refers to the non-verbal signals that used to communicate your feelings and intention. Body language क्या है, एक non-verbal signals है, जो भी हम बोलते हैं तो वो क्या है, हमारी verbal है, और जो भी हम कुछ नहीं बोलते, इशारे कर रहे हैं, हमारी कोई body language है वो क्या है, non-verbal है। हमारी feelings जैसे non-verbal है, it includes your postures, your facial expression and your hand gestures। ठीक है, then kinesis, इसको जो technical terms है उसके अंदर क्या बोलता है, kinesis is a major form of non-verbal communication. It is defined as the study of non-linguistic body movement
मूवमेंट्स, टच, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। इसे जो ये जो काइनेसिस है, ये इसके जो फॉर्म्स हैं, आपको एक वीडियो सेपरेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारे जो टेक्निकल टर्म्स जैसे हैप्टिक्स है, काइनेसिस है, किस किस को क्या क्या बोलते हैं। तो काइनेसिस किसे बोलते हैं, जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की या जो बॉडी लैंग्वेज की फॉर्म है उसे क्या बोलते हैं, काइनेसिस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 3 एलिमेंट्स हैं, अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका साउंड्स। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज किससे एसोसिएट करते हैं, तो हमने पहले ही बताया था बॉडी लैंग्वेज किससे एसोसिएट करेगा। आप कैसे बैठ रहे हैं, हम जनरल वे में देखें तो आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे लोगों से डील कर रहे हैं, आपका तरीका कैसे है, आपके हाव भाव कैसे, तो ये सब आपका क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, कहीं ना कहीं आपका जो आप किस एनवायरमेंट में आप पले पड़े हैं, ये सब क्या करते हैं, वो शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कल्चर। देन देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू। देखिए कप, ये हमें एनालॉजिकल जो रीजनिंग है वो है, एनालॉजी पूछ रहा है हमसे, कनेक्ट करना है हमें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कप जैसे कॉफी के लिए वैसे बाउल किसके लिए है। तो कप के अंदर हम ऑब्वियसली बात है, कप के अंदर क्या चाय या कॉफी पीते हैं, तो कप किसके लिए है, कॉफी या टी के लिए। वैसे ही बाउल हमें देखना है कि बाउल इनमें से किसके लिए, डिश के आएंगे, डिश के लिए, सूप के लिए, स्पून के लिए, फूड के लिए। तो हम सभी जानते हैं डिश या हम कुछ खाना खाते हैं तो हम ऑब्वियसली बात है प्लेट यूज करते हैं। तो बाउल किसके लिए है, यहाँ पे सूप के लिए। तो ये इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कहीं ना कहीं आपके कॉमन सेंस को लेके पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हम टीचर किसके लिए, जैसे हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि टीचर किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, तो डॉक्टर किसके लिए, पेशेंट के लिए। तो वैसे ही हमें क्या कनेक्ट करना है, कप है कॉफी के लिए, तो बाउल किसके लिए होगा, ऑब्वियसली बात है सूप के लिए। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन हैज द पावर टू इन्फॉर्म, परस्यूड एंड मिस इन्फॉर्म। रीजन दे रखा है हमें, प्रोपेगेंडा ब्लर्स द थिन लाइन बिटवीन द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड टू द परसुएसिव। देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, तो इसे समझते हैं अच्छे से। कम्युनिकेशन क्या असर्शन बोल रहा है कि कम्युनिकेशन के पास पावर है, एक ऐसी पावर है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है, परस्यूड कर सकता है, मिस इन्फॉर्म भी कर सकता है। रीजन दे रखा है कि प्रोपेगेंडा जो होता है वो एक मतलब खत्म कर देता है सच्चाई और जो झूठ है उसके बीच की लाइन को। इसके ऑप्शंस हमें गिवन है, एक बार हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, तो कम्युनिकेशन क्या है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। और जॉन एडियर के अकॉर्डिंग क्या है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन क्या है, हम किसी से बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी कम्युनिकेशन, या कुछ हम शेयर कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा का मीनिंग क्या है, यहाँ पे प्रोपेगेंडा क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, रूमर्स है, मतलब अफवाहें हैं, या फिर कुछ आधी सच्चाई है आधी झूठाई है, मतलब जिसके अंदर लोगों को पता नहीं है सच है या झूठ है, वो चल रहा है प्रोपेगेंडा। या फिर कुछ झूठ है जो कि जिससे कि क्या किया जा सके, पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको क्या किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट आने लग जाता है, जैसे कि जो कि हमारे प्रोपेगेंडा का पार्ट होता है बहुत बड़े। जैसे कई बार होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडा स्टार्ट करती हैं, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें झूठ है लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू फैल रही हैं या वो है, तो बहुत ही इससे क्या होता है कि जो सच्चाई है हमारी, मतलब हमारा जो ट्रुथ है और जो हमारा फॉल्स है, उसके बीच की जो लाइन है वो खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं लोग रूमर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो ये सब क्या है, प्रोपेगेंडा है। और कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के पास ऑब्वियसली बात है पावर है, क्योंकि जब लोग बात करेंगे तभी तो सच या झूठ के बीच जो लाइन है वो खत्म होगी या सच्चाई पता चलेगी। तो ये क्या है, इसके पास पावर है, वो एक अच्छी भी है बुरी भी है, कि आप लोगों को मिस इन्फॉर्म भी कर सकती है और एक इन्फॉर्म भी कर सकती है और कोई मैसेज भी परसुएट कर सकती है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन के पास पावर है इन्फॉर्म करने की, परसुएट और मिस इन्फॉर्म करने की। प्रोपेगेंडा है फिर जो लाइन को खत्म कर देता है। ऑप्शंस गिवन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर द राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी है हमारा, बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड ऑप्शन सी बोल रहा है, बोथ ए एंड आर नॉट ट्रू। एंड ऑप्शन डी है, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ऑप्शन असर्शन और रीजन सही भी है नहीं है। तो हम देखते हैं, कम्युनिकेशन के पास पावर होती है ऑब्वियसली बात है मिस इन्फॉर्म करने की और इन्फॉर्म करने की। यदि आप किसी को गलत बोलोगे, कुछ गलत सेंड करोगे सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर रहे हो, मिस इन्फॉर्म कर रहे हो और इन्फॉर्म भी कर रहे हो यदि आप सही चीज को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो। देन रीजन, प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं सही बात है, ब्लड लाइन को खत्म कर देता है सच्चाई और जो झूठ है उसके बीच की। तो हमारे जो दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट हो गए। तो ये जो हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। देन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पे फोकस करते हैं। जब हम देखते हैं कि जो
कम्युनिकेशन के पास पावर है इन्फॉर्म करने की और मिस इन्फॉर्म करने की। तो अब हम एक बार कनेक्ट करके देखते हैं, रीजन खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा होता है वो क्या करता है, खत्म कर देता है सच्चाई और झूठ के बीच की लाइन को। तो असर्शन है जो हमारा रीजन को करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन है लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रेफर टू एज, लोकल और फेस टू फेस जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है क्लिनिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन सी है सोशल इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन डी है स्पाइटियल इंटीग्रेशन। देखिए जो आंसर होगा इसका ऑब्वियस ही बात है, अब जनरल साइंस व्यू से समझ जाएगी कि जब भी लोकल या किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो क्या है, हमारा सोशल कम्युनिकेशन का पार्ट है। बट ये जो चारों टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल कम्युनिकेशन। तो क्लिनिकल कम्युनिकेशन नाम से ही क्लियर है, एक कोलाब्रेशन है जो कि जो हमारे फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं वर्क फ्लो के लिए स्मार्टफोन या डेस्कटॉप के थ्रू, जो भी वो क्लिनिकल सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, बात करते हैं, उसे क्लिनिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, क्या बताता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो यूज करता है पोस्चर, जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। देन है हमारा सोशल। तो सोशल के अंदर क्या है, जहाँ पे हम सोशल सिचुएशंस को यूज करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं हमारे यहाँ, लोकल फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्या है, हमारा सोशल कम्युनिकेशन का पार्ट है। देन है स्पेटियल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे वैरायटी के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे कि हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या है, हम क्या करते हैं, केवल बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, और सोशल के अंदर क्या करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। स्पेटियल के अंदर क्या है, बहुत सारे तरीके के जो भी कम्युनिकेशन है उन सभी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पेटियल कम्युनिकेशन is a pragmatic communication taking a variety of forms from verbal to pictorial description and disputation to instruction for agents about actions required to interact with their environment। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटरेक्शन। बिकॉज क्या बोल रहा है, लोकल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन किससे डील करता है, सोशल इंटीग्रेशन से। देन देखते हैं सेकेंड लास्ट, in the context of IT or ICT, which one of the following statement is true about spamming। सबसे पहली बात तो आप सभी जानते होंगे गाइस, स्मार्टफोन आप सभी यूज करते हैं, तो इस ईमेल के अंदर आपको बहुत सारे स्पैम मैसेज या यूज आते होंगे। तो स्पैम ये हमें पूछ रहे हैं कि स्पैमिंग क्या होती है। जनरली हम सभी जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा स्पैमिंग क्या होती है। जैसे कभी हम देखते हैं मिंत्रा, अमेज़न, जब भी सेल आती है तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या है, एक तरीके से यूज एडवर्टीजमेंट करने का जो तरीका है उनका, जो मतलब वो वाइड एक बहुत बड़ी ऑडियंस को वो सेंड करते हैं, वो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम और ऑप्शन इसको डिटेल में देख लेते हैं। ईमेल स्पैम आल्सो नोन एज जंक ईमेल इज अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज सेंड थ्रू ईमेल। मतलब इनके पास एक मैसेज फॉर्म होता है, वो पर्टिकुलरली अब जो भी उनके वाइड ऑडियंस है उन सभी को सेंड करते हैं। जबकि रिसिपिएंट्स ऑफ स्पैम ऑफन हैड देयर ईमेल एड्रेस ऑब्टेन्ड बाय स्पैम बॉट्स व्हिच आर ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स दैट क्राउल द इंटरनेट लुकिंग फॉर ईमेल एड्रेस। स्पैमर्स यूज स्पैम बॉट्स टू क्रिएट ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि जो ईमेल स्पैम है हमें कैसे आते हैं, जैसे कि आपका मिंत्रा पे अकाउंट है तो आप क्या करते हैं, अपनी जो ईमेल आईडी डाली उसके थ्रू आपको क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेल आई या कुछ भी आपका कुछ ऑफर आया तो कहीं ना कहीं आपको स्पैम मैसेज के थ्रू आपके पास आ जाता है मेल के अंदर। वैसे ही आपने कुछ भी कोई वेबसाइट पे कोई सब्सक्रिप्शन लिया है कुछ लिया तो आपके पास स्पैम मैसेज के थ्रू अपने आप क्या आ जाता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो सब क्या स्पैम है, जहाँ पे वो एक वाइड जो भी ऑडियंस है उसको क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने जो मैसेजेस होते हैं, जंक ईमेल जिसे बोल सकते हैं उसके थ्रू। और एक किससे आते हैं, जो अभी हम ईमेल एड्रेस हमें प्रोवाइड कराते हैं स्पैम बैट्स के, उनके थ्रू से उनके पास ईमेल एड्रेस आते हैं, देन वो उससे क्या करते हैं, हमें स्पैम मैसेज सेंड करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से वाइड ऑडियंस को एक मैसेज भेजने का या जो एडवर्टीजमेंट करने का क्या है, तरीका है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है हमें, स्पैमिंग इज पोस्टिंग फॉर इमेलिंग अनसॉलिसिटेड एडवर्टीजिंग मैसेज टू ए वाइड ऑडियंस। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, सेंडिंग लाइंस ऑफ नॉनसेंस शेल गार्बेज इन चैट कन्वर्सेशन। ऑप्शन सी बोल रहा है, पोस्टिंग ए मैसेज दैट कंटेन ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग ऑफेंसिव। एंड ऑप्शन डी है हमारा, अटेम्प्ट करना है एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मैलिसियस रीजन। देखिए तो ये बी तो अपने आप कहीं ना कहीं नॉनसेंस ऐसा कुछ नहीं होता जो गार्बेज की चैट कन्वर्सेशन के अंदर जाए। एंड ऑप्शन सी बोल रहा है कि ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ एक जनरल मैसेज होता है जो वाइड ऑडियंस को सेंड करते हैं। देन है मैलिसियस या फिर कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि पर्टिकुलर किसी एक को सेंड की जाती है, जबकि ये तो क्या होता है, एक वाइड ऑडियंस को सेंड किया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब बेसिकली आप कभी भी अपना एग्जाम अपनी मेल खोल के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके पास स्पैम मैसेज के अंदर जो हमारी साइट्स हैं उनके मैसेज जरूर पड़े रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
देन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स। तो मूक के जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जस्टिफाइड है क्यों? ऑप्शन ए है लो कॉस्ट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन, ऑप्शन सी है स्पीड कंसिडरेशन, ऑप्शन डी है नोवेल्टी कंसिडर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। मूक की जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं क्या है मूक की फुल फॉर्म। मूक स्टैंड्स फॉर एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ओपन एंड ओ फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैं मूक की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूजीसी ने सिंपल एक फुल फॉर्म पूछी थी कि मूक की फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखिएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देन देखते हैं मैसिव का मीन क्या है यहाँ पे कि अनलिमिटेड, मतलब आप जो भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं, 100, 1000, 1000 जितने भी लाख, तो क्या है मैसिव है। ओपन दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं, यहाँ कोई भी एज की बाउंडेशन नहीं है कि इतनी एज होनी चाहिए, या कोई एडमिशन प्रोसेस है उसकी कोई रिलेटेड कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। कोर्स यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर एक गोल होता है, एक आपके पास कंटेंट होता है, करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है, तो उसे क्या है? कोर्स है। तो देन देखते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है? एम है जो कि मतलब एक प्रॉपर एक कोर्स है जिसका एम क्या है कि अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन कराया जा सके लोगों का ओपन एक्सेस के थ्रू वेब। देखिए मैक का जो मतलब मूक है जो उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोग जो क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते, कल हमने स्वयं भी देखा था, ज्ञान दर्शन भी देखा था, तो इन जो हमारे जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी लोग डायरेक्टली मतलब क्लास में जा सकते हैं, रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या हो सके क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और सभी के लिए ओपन एक्सेस हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं हो, सभी इसको यूज कर सके ओपन एक्सेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो देखते हैं ऑप्शंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट है लो कॉस्ट कंसिडरेशन। क्या मूक का ऐसा कुछ हमने अभी देखा है? हमने मूक का ऐसा नहीं देखा कि लो कॉस्ट कंसिडरेशन है। यहाँ पे कोई ये सब जो कोर्सेज है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, या लो कॉस्ट या हाई कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। देन एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन, तो हमें क्या मिलता है? एक्सेस मिलता है, फ्री एक्सेस मिलता है कि हम सभी क्या करते हैं कि उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकें, उसके अंदर पढ़ाई कर सकें, और ओपन कोर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्पीड कंसिडरेशन, ऑब्वियसली बात है स्पीड का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। देन नोवेल्टी कंसिडरेशन इज ऑल्सो नॉट एन आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो गाइज आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस ले रहे हैं उसके सभी के जो कंसेप्ट हैं, इवन जो ऑप्शंस हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, समझा सकें, आपको समझ आए होंगे गाइस। तो प्लीज़ यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इन लास्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपकी कोई क्वेरी है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, कोई डिस्कशन करना है अपनी किसी क्वेरी के रिगार्डिंग, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।